बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास ख़ान और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हसीब ख़ान। आज हमारी नशिस्त जो है वो उस चालान के लिए है जिस चालान का आपको बेसब्री से इंतज़ार है, यानी ज़हीर केस का चालान बिलाखिर हमारे पास आ चुका है। और इस चालान में क्या क्या है यहाँ आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटेड जो इसमें मुलजिम हैं, जो मुलजिमान हैं, जिनमें तकरीबन मेरे ख्याल से 10 मुलजिम हैं, जो कि अब चालान जो आया उसमें 10 मुलजिम रह गए हैं। 2 मुलजिम जो हैं वो गिरफ़्तार हैं, जिसमें निकाह ख्वाह और गवाह हैं, और इसके साथ साथ 2 ज़मानत पर हैं, ज़हीर और शबीर। 6 मुलजिम अब तक मफरूर हैं। मज़ीद इस चालान में क्या क्या है? अच्छा हसीब, आप बताइएगा कि क्या क्या मज़ीद आप देख रहे हैं इस चालान में। हमारे सामने है ये चालान पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया वकास। इस चालान में कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आई हैं। 10 मुलजमान आपने बताया कि इस चालान में बतौर मुलजिम शामिल हैं, 6 लोग इसमें से मफरूर हैं, जबकि इसमें 25 लोगों को जो है वो रिलीफ दिया गया है और उनको चालान नहीं किया गया और उनका नाम जो है वो अब मुकदमे से खारिज हो गया है। अच्छा, सेक्शंस की अगर बात करें तो जो सेक्शंस आखिरी जो पुलिस रिपोर्ट थी उसमें जो सेक्शंस हटाए गए थे वो सारे सेक्शंस दोबारा शामिल किए गए और अब जो है वो इस चालान में 363 यानी अगवा, 368 इलीगल कन्फाइनमेंट, 364 ए कम उम्र बच्चे के अगवा, 375 ज़्यादती, PTIP प्रिवेंटेशन ऑफ इन पर्सन ट्रैफिकिंग यानी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो सेक्शन शामिल है और सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के सेक्शंस शामिल हैं। तो अब जो है वो चीज़ें बहरहाल बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं कि ये मुकदमा किस रुख पर जा रहा है और किस तरफ जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इस चालान में प्रोसिक्यूशन ने अपने एक विटनेसेस की लिस्ट भी दी है कि जिसमें अदालत को बताया गया है कि उनकी तरफ से कितने गवाहान इस मुकदमे में पेश होंगे। अच्छा, इस मुकदमे में जो उनके प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं उसमें उनके नाम, उनकी शनाख्त तो हम जाहिर सी बात है हम नहीं बता सकते क्योंकि जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ भी होते हैं और जो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है उसके तहत जो विटनेस है, ये प्रोसिक्यूशन के गवाह होते हैं, उनके नाम और उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जाती। लेकिन इतना ज़रूर बता दूं मैं कि 5 जो गवाहान हैं वो प्राइवेट हैं, जबकि दीगर जो है वो सरकारी मुलाजमीन हैं और कुछ इसमें मेडिकल बोर्ड्स में शामिल जो लोग थे वो भी इसमें जो है वो बतौर गवाह उम्र का तयन किया। जी बिल्कुल, उम्र के तयन के लिए जो मेडिकल बोर्ड बनाया था तो उसमें से भी गवाहान की फहरिस्त में नाम शामिल किए गए हैं। ठीक। अच्छा, इसमें कुछ ज़ाहिर गवाहान की फहरिस्त में पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं और साथ ही साथ मजिस्ट्रेट जिनके सामने पहला बयान जो लाहौर में मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद किया था वो भी ज़ाहिर गवाह बन जाते हैं। अच्छा, इस चालान पर अगर मज़ीद नज़र डालें तो हसीब एक शुरू पहले ही पेज में हमें गलती नज़र आ रही है जिसमें लिखा गया है कि उम्र यानी तकरीबन 15 साल। ये एक जब मेडिकल बोर्ड ने उम्र का तयन किया है 15 से 16 साल, यानी ज़्यादा झुकाव जो है 15 साल से उम्र शुरू होकर 16 साल के दरमियान की उम्र बताई, लेकिन इसमें ये लिखा गया कि तकरीबन 15 साल उम्र। तो ये एक मामला आया है और भी मज़ीद चीज़ें। ये एक सेक्शन है 375 ब्रैकेट में 6 लिखा है, इसका तो हसीब ने ढूंढने की बहुत कोशिश की। अच्छा हसीब बताएं, ये सेक्शन आपको नज़र आई? इसका तो आपने तलाश करते रहे। बिल्कुल, मैंने जो है वो 375 पर सेक्शन जो है वो सर्च किया था और पढ़ने की कोशिश की थी। तो उसके अंदर जो है वो 5 प्रोविजंस मौजूद हैं कि किन किन प्रोविजंस पर ये सेक्शन लागू हो सकता है। छठा कोई प्रोविज़न ही नहीं है, तो हो सकता है कोई टाइपिंग एरर हो या कोई नया सेक्शन हो, ये इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे ये लगता है ये 375 ब्रैकेट में 5 होगा। आप अगर 5 अगर आप उसकी वजाहत कर लें 5 है क्या बेसिकली, वो अगर आप बता दें। देखें जी, जो सेक्शन है 375 का, उसके प्रोविज़न में जो 5 प्रोविज़न्स हैं उसमें मुख्तलिफ नौइयत लिखी हुई हैं कि किन सूरतों में जिसमें जैसे हम बात करते हैं कि अगेंस्ट हर विल है, अगेंस्ट हर कॉन्सेंट है, या बाज़ औक़ात ये एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर जो है वो जो मुतासरा ख़ातून है वो ये बिलीव करती हैं कि जी जो उनका पार्टनर है वो उनसे शादी कर चुका है, लेकिन जबकि दर हकीकत ऐसा ना हो, तो इस सूरत में भी जो है वो ये
सेक्शन लागू होते हैं। अब लेकिन 5 प्रोविज़न में मुझे छठा प्रोविज़न कहीं मिला नहीं। ये एक टाइपिंग एरर भी हो सकता है, लेकिन इतने अहम केस में, इतने एक हाई प्रोफाइल केस में जिसके लिए लोग जो है वो जानना भी चाहते हैं, उस तरह में इस तरह की टाइपो एरर्स मेरा ख्याल है कि काफ़ी तशवीशनाक बात है। अच्छा, ये चालान हम जैसे कि कह रहे थे कि आपको पहले बताया था कि प्रोग्रेस रिपोर्ट जब तक चालान नहीं आया था, मैंने भी बारहा ये बात की, अब्दुल हसीब ने भी ये बात बार बार हमने तस्करा किया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट को ही तकरीबन चालान बना दिया जाएगा, और हम प्रोग्रेस रिपोर्ट को ही चालान समझ रहे थे। तकरीबन जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है हूबहू वही है, लेकिन सिर्फ ये जो कुछ ख़तरनाक नोयत की दफ़ात का इजाफ़ा किया गया है, ये इनमें शामिल हो गई हैं जिनका तस्करा हसीब ने किया। और इसके साथ साथ मैं आपको यह बताता चलूँ कि ये पुलिस की जानिब से शामिल नहीं की गई, ये स्क्रूटनी नोट के बाद शामिल हुई हैं। अब चालान, चूँकि आज हमने आपको बताया तफसील से कि चालान का भी मसला बना हुआ है कि कौन सी अदालत में दाखिल होगा चालान और कहाँ इसकी समाअत होगी, और या कौन सी अदालत इसको मंजूर या रिजेक्ट करेगा। अवकाश, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट की हैं, एक तो उम्र जिसमें लिखा हुआ है नियर टू 15, और दूसरा 375 आपने और जो सब सेक्शन उसका 5 का जिक्र किया था, दोनों में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि जो सेक्शन 375 का सब सेक्शन 5 है, वो ये कहता है कि जब उम्र 16 साल से कम हो तो ये सेक्शन लागू हो सकता है। अब चूँकि इस केस में मेडिकल लीगल हुआ नहीं है, तो उसको प्रोविज़न को मेंटेन रखने के लिए ऊपर जो है वो आप ये देख रहे हैं कि एज नियर टू 15 लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो नादरा का रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के मुताबिक FIR वाले दिन तक 13 साल 10 माह उम्र थी। पहला मेडिकल हुआ 16 से 17 की रेंज आई, दूसरे मेडिकल में 15 से 16 मोर टूवर्ड्स 15। सही है, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोविज़न को, इस सेक्शन को मेंटेन रखने के लिए ऊपर हम ये देख रहे हैं कि एज नियर टू 15 लिखी हुई है। ठीक, ये बेहतरीन बात की है अब्दुल हसीब ने कि अब नियर टू 15 कहा गया है। अब मेडिकल बोर्ड का जो है तस्करा इस चालान में भी नीचे किया गया है, और कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इसमें गवाह भी हैं, बनाए गए हैं। जो गैंग का तासुर दिया गया था हसीब, अब उस गैंग के हवाले से जो गिरफ़्तार लोग हैं उनकी जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि उनसे क्या क्या वसूल पाया गया। अब गाड़ी नंबर है जो एक बालाकोट में खड़ी हुई है, केरी डब्बा, जिसका हाईरूफ कह रहे हैं सुजुकी, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से ये असगर अली गवाह हैं नहीं, ये असगर अली जो मेरे ख्याल से गिरफ़्तार, बिल्कुल ये निकाह के गवाह हैं, और इनसे NIC सर्विस कार्ड, नकदी 200 रुपये, एक अदद मोबाइल फ़ोन नोकिया स्या, ठीक है, और एक अदद यानी सिम थी। जामा तलाशी मुलजिम ग़ुलाम मुस्तफ़ा से निकाह ख्वाह हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा, इनसे पर्स ब्राउन कलर का बरामद हुआ जिसमें असली NIC और नकद रकम 1000 रुपये, 2 अदद मोबाइल फ़ोन नोकिया स्या बटन वाले, सादा, एक के अंदर सिम, एक बग़ैर सिम। अच्छा, आगे क्या लिखिए, ये इनके पास माल जो है ये दाखिल दफ्तर हो गया। ये यानी वो लोग हैं जिनको गैंग का हिस्सा कहा गया था, और इनके जेब से ये चीज़ें बरामद हुई हैं। ये बिल्कुल गैंग का जो एक तासुर था, तो अब वो इस पुलिस चालान में 25 लोगों के नाम खारिज किए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। ठीक, तो अगर ये गैंग था और पुलिस के पास, ज़ाहिर सी बात है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की, बड़े ख़तरनाक सेक्शंस भी ऐड कर दिए प्रोसिक्यूशन में, लेकिन जो गैंग का एक तासुर था वो हम शुरू से हम ये कहते आ रहे हैं कि वो किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। वो बातें तो की जाती हैं मीडिया टॉक्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बातें की जाती हैं, लेकिन वो किसी भी पुलिस रिपोर्ट में या अदालती कार्रवाई के अंदर जो अदालती डॉक्यूमेंट है वो किसी भी डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है कि कोई गैंग हो और वो जो है वो इस तरह की कोई प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता हो या लड़कियों की फ़रोख्त में मुलव्वस हो। इस तरह के कोई कंटेंट हमें किसी डॉक्यूमेंट में नहीं मिला है। बिल्कुल। अब मामला जो है ना, सीधा मामला है, जो सूरत हाल चल रही है
उसमें उम्र, जिस तरह हसीब ने कहा कि यहाँ पर उम्र चालान में लिखा हुआ है एज नियर टू 15 ईयर्स, यानी इन्होंने वजह भी तकरीबन हमारी वो है, एक राय है कि हो सकता है इस वजह से जो सेक्शन लगाई है उस सेक्शन की वजह से उम्र इन्होंने नियर टू 15 ईयर कर दिया। अब ये सारी जो इस केस की जो गेम है वो चल रही है, उम्र के इर्द गिर्द चल रही है। अच्छा हसीब, ये इस चालान में मुख्तलिफ लोगों का किरदार भी बताया गया है और उनके सामने उस हिसाब से सेक्शंस भी लगाई गई हैं। मुझे ये बताएं कि ज़हीर और शबीर, इनके ख़िलाफ़ क्या क्या सेक्शंस इस चालान में लगाए गए हैं? वकास, जो मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं ज़हीर और शबीर, उनको जो है वो पुलिस चालान में 364A कम उम्र बच्चे के अगवा, 363 अगवा, 368 इलीगल कन्फाइनमेंट, 375 ज़्यादती और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट के सेक्शन 3 के तहत जो है वो मुल्ज़िम करार दिया गया है। इसी तरीके से जो निकाह ख्वाह और गवाह हैं उनके ऊपर बाकी दफ़ात तो नहीं है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम जो है वो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के सेक्शन 4 के तहत है। अच्छा, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में आपको मैं फ़र्क बता दूँ। सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का सेक्शन 3 तब लागू होता है जब आप चाइल्ड मैरिज में शामिल हों, सही, और सेक्शन 4 उस वक्त होता है कि जब आप उसमें फैसिलिटेटर हों, सहूलतकार हों। सही, आपने किसी भी तरीके से उनकी अगर फैसिलिटेट किया है उनको, तो आपके ऊपर जो है वो सेक्शन 4 लागू हो सकता है। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि निकाह ख्वाह और गवाह जो हैं उनके ख़िलाफ़ सेक्शन 4 जो है वो लगाया गया है। इसी तरीके से जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं, जिसमें 6 मफरूर मुल्ज़िमान हैं, उनके ख़िलाफ़ जो सेक्शन है वो 364A कम उम्र बच्चे के अगवा, 14 साल से कम उम्र बच्चे के अगवा, 363 अगवा, 368 इलीगल कन्फाइनमेंट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट का सेक्शन 4, यानी इनके ऊपर भी सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। लेकिन जो 375 है वो जो है वो सिर्फ 2 मुल्ज़िमान के ऊपर है, जो शब्बीर और ज़हीर हैं। ये इन 2 को जो है वो पुलिस ने ज़्यादती के सेक्शंस के तहत मुल्ज़िम करार दिया गया है, जबकि बाकी जो मुल्ज़िमान मफरूर मुल्ज़िमान हैं, 6 मफरूर मुल्ज़िमान हैं, उनको ऊपर कम उम्र बच्चे के अगवा, इलीगल कन्फाइनमेंट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का भी शामिल है, लेकिन ज़्यादती इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तफसील से बताया हसीब ने कि कौन कौन से मुल्ज़िमों पर क्या क्या इल्ज़ामात, किन किन इल्ज़ामात के तहत ये चार्जशीट पेश की गई है। बाकी जो है तकरीबन 25 के करीब मुल्ज़िम जो हैं वो पुलिस कह रही है कि हमारे पास शवाहिद नहीं है उनके ख़िलाफ़, इसलिए जो है उनका नाम जो है हटा रहे हैं चालान से। अब चालान जो है वो बेसिकली इन 10 नॉमिनेटेड जो मुल्ज़िम हैं इनके गिर्द घूम रहा है और बताया जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़, जो हसीब ने बताया कि ये दफ़ात हैं, इन दफ़ात के तहत आगे जाकर अगर ये चालान एक्सेप्ट होता है, हम बताते चलें कि ये चालान अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ, अभी तक तयन नहीं हो सका कि कौन सी अदालत में ये चालान चलेगा। जो चीज़ें इस चालान में थी वो हमने आपके सामने रखी, यानी वैसे तो तकरीबन 10 सफ़ात पर मुश्तमिल ये चालान है और 4 तफ्तीशी अफसर की तफ्तीश है इसमें। जी बिल्कुल, 4 तफ्तीशी अफसर जो अभी तक 4 इस केस में, यानी ऐसा केस है कि 4 तफ्तीशी अफसर इसमें रहे हैं और एक और तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। उन अफसरान की जो तफ्तीश थी वो इस चार्ज शीट का हिस्सा है। सब ने अपनी अपनी तफ्तीश का हवाला दिया है, वो बयान किया गया है और बिलाखिर ये चालान हमारे सामने आया है, आपसे हमने डिस्कस किया है। मज़ीद जो इसमें डिटेल है वो वही है कि यहाँ से बच्चों ने हाई कोर्ट में बयान दिया, वहाँ से लाहौर गए, लाहौर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, वहाँ से बालाकोट गए, बालाकोट से कश्मीर, तो वही कहानी है घूम फिर कर अब आकर ये चीज़ें सामने आई हैं। अच्छा, तो वैसे एक वीडियो जो है ना वो इस पर भी आपको बनानी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो टॉम एंड जेरी का गेम पूरा है इस पुलिस चालान में, और पुलिस की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट उसमें शामिल है कि पुलिस उनके पीछे जाती थी, पुलिस वहाँ पहुँचती थी तो वो कहीं और मूव हो चुके होते थे, फिर पुलिस आगे जाती थी, और इसी तरीके से असल में ना इनकी दोस्ती हुई थी पबजी पे, तो ये हकीकी मायने में पबजी खेल रहे थे, और यानी पबजी का जो रियल वर्जन था वो ये तो हम मजाक में ये बातें कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल अगर वो बालाकोट गए थे या कहीं और गए थे तो वो कश्मीर वगैरह उन इलाकों में गए थे, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने बयान कलमबंद करने के बाद उन्होंने उन इलाकों का रुख किया था, और इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट ने भी उनको जाने की इजाज़त दी थी। उसके बाद वो वहाँ लाहौर गए, लाहौर में बयान कलमबंद कराया। अच्छा हसीब, जाते जाते मेरा एक आपसे सवाल है, मैं ख़ुद ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो दफ़ात लगा दी गई हैं
इन दफ़ात को कैसे साबित किया जाएगा? क्या जो गवाहान की फ़हरिस्त जो हमारे सामने आ गई, ये जो गवाहान की फ़हरिस्त आपने देखी है, नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि गवाह हैं, इन गवाहों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इस केस में साबित हो पाएंगी ये दफ़ात, या अगर चालान एक्सेप्ट होता है और इसी चालान के तहत अगर फ़र्द जुर्म आयद होती है तो आपको क्या लगता है? आपने गवाहों की फ़हरिस्त भी देख ली, जबकि जहन में रखिएगा कि मेडिकल बोर्ड मुतनाज़ा हो चुका है। वकार भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी रिपोर्ट आई है उस मेडिकल बोर्ड के हवाले से। उन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आप क्या समझते हैं कि क्या बनेगा? सेक्शन बाय सेक्शन हम इसकी बात कर लेते हैं। 364A जो सबसे पहला सेक्शन है, उसके लिए बुनियादी शर्त है 14 साल। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के अंदर इसको तब्दील किया था और उसके बाद ये उस वक्त लागू होता है कि जब 14 साल से कम उम्र बच्चे का अगवा किया जाए। बाकी आप बेहतर समझते हैं कि जो पुलिस की अपनी जो इस चालान के अंदर जो एज लिखी है वो भी इसमें जो है वो नहीं आती। 363 सिंपल अगवा, 368 इलीगल कन्फाइनमेंट। अगवा और हब्से बेजा में रखना, अगवा करके रखना, ये सारे सेक्शंस जो हैं ये डिपेंड करेंगे जो 164 होना है उसके ऊपर। होता है या नहीं होता अदालत ने फ़ैसला करना है, लेकिन अगर 164 दोबारा यहाँ कराची में होता है तो ये बहुत सारी चीज़ें, ये सेक्शंस जो हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि स्टेटमेंट 164 का क्या आता है। 375 यानी रेप का सेक्शन जो है, रेप के सेक्शन के अंदर इन्होंने प्रोविज़न क्रिएट की ऊपर जो है वो एक टैक्टिक्स कह लें आप, या उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो 375 का सेक्शन है उसको मेंटेन किया जा सके, और उसकी सपोर्ट के लिए जो है वो एज लिखी गई है। एज का मामला अदालत में आएगा तो ज़ाहिर सी बात है दोनों तरफ के दलाइल होंगे, तो वो फिर उसके बाद ही चीज़ मज़ीद इस्टेब्लिश हो सकेगी। अच्छा, जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक सेक्शन है, वो जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं वो हमेशा ही कहते रहे हैं कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन हमने ऐड नहीं करवाया, पुलिस ने शामिल किया। सही बात है, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है वो किसी को उसकी मर्ज़ी के बग़ैर मुंतकिल करना, पहुंचाना, लेके जाना, एक इलाके से दूसरे इलाके में लेके जाना मर्ज़ी के बग़ैर। ठीक। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन मुझे नहीं लगता कि जो है वो केस आगे मेरे ख्याल से वही बयान पे होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखें, ये केस तो अभी जिस स्टेज पर है और जो चीज़ें अभी हमारे सामने हैं, इसकी बुनियाद पर तो मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही है कि पूरा का पूरा केस जो है ये डिपेंड कर रहा है स्टेटमेंट पर। अब स्टेटमेंट ज़रूरी इसलिए भी है कि स्टेटमेंट बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज़ करेगा। एक स्टेटमेंट हुआ था लाहौर में, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में भी हुआ, तो वो सारे स्टेटमेंट के बाद एक गैप आया, और अब इस गैप के बाद जब दोबारा अगर स्टेटमेंट होता है तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमें भी हैं, लोगों को भी हैं, और जो है वो ख्वाहिश भी आप कह सकते हैं कि जी लोग ये समझ रहे हैं या लोग ये चाह रहे हैं कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कस्टडी में जब वो रही है तो शायद उसका बयान कुछ तब्दील हो गया हो। सही बात है। अच्छा, इसके बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट, रिस्ट्रेन एक्ट जो है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट एप्लीकेबल होगा, किस तरह से होगा ये मैं नहीं समझता कि जो है वो बहुत आसान होगा इसको साबित करना, क्योंकि जिस जगह पर शादी हुई है वहाँ पर शादी के लिए कम से कम उम्र की हद मुख्तलिफ है। ये हमने जो है वो जो कानूनी माहिरीन से बात की थी, आपको याद होगा खटक साहब से हमने बात की, तो खटक साहब ने कहा था कि जी जटिटेशन ऑफ मैरिज यानी शादी की तंसीख भी उसी जगह से होगी जहाँ जिस जगह पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ होगा। अगर शादी लाहौर में हुई है तो शादी ख़त्म भी लाहौर में होगी। जब शादी लाहौर में हुई है तो एज का फैक्टर भी लाहौर का या पंजाब की जो कानून है वो उसके मुताबिक होगा। तो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट को साबित करना दुश्वार गुजार होगा। अच्छा, ये वाकई में क्योंकि शादी हुई है इनकी लाहौर में और इसमें सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट लगा है जो कि मेरे ख़्याल से मेरी नाक़िस मालूमात के मुताबिक बिल्कुल बेवक़्त है, क्योंकि यहाँ तो शादी हुई नहीं है। बाकी दफ़ात चलें
उस पर फिर भी बहस हो सकती है, वो जाकर आगे जाकर वो ख़त्म हो सके। लेकिन ये दफ़ा तो यहाँ पर इसकी, क्योंकि शादी यहाँ नहीं हुई, शादी हुई है पंजाब में, लाहौर में, और वहाँ का अगर कोई लगाते ये एक्ट तो फिर समझ आता। लेकिन बहरहाल ये मेरे ख्याल से तकरीबन इसका निचोड़ था। हमने आपके सामने तकरीबन चीज़ें रख दी हैं, इस चालान में क्या है और कैसे ये साबित की जाएंगी या हो भी पाएंगी साबित ये दफ़ात या नहीं। लेकिन बहरहाल चालान जमा करा दिया गया है, आपके सामने हमने चालान रख दिया है कि ये चालान की ये चीज़ें हैं, और आगे बढ़ के जो मामलात होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। तफसीलन हसीब ने भी दफ़ात आपको समझा दी हैं, कुछ बातें मैंने आपसे शेयर कर दी हैं, और क्या क्या मुश्किलात आएंगी वो भी आपके सामने रख दी, क्या क्या इसमें नकाइस थे चालान में वो भी आपको बता दिया। उम्र के हवाले से और एक सेक्शन लगा है, उसकी हमें समझ नहीं आई कि वो कौन सी सेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद हमने तमाम तर चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। मज़ीद क्या होगा, चालान कौन सी अदालत में जाएगा, कौन सी अदालत इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ी खबर ये चालान की थी जो कि आपके सामने आ गया। मज़ीद मालूमात के लिए मेरा चैनल वकास खान ऑफिशियल और हसीब अपना चैनल ख़ुद बताएंगे कि वो कौन सा चैनल। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और हसीब बिल्कुल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इट्स बी नवाइल, तो वकास के डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आपको चैनल के लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो सही मालूमात आप लोगों तक पहुँच सके। बिल्कुल, यही था आज के लिए। आइंदा मालूमात आप तक पहुंचाते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए और मज़ीद आगे लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मालूमात आगे बढ़ती रहें। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।